Assalamualaikum, ninth class. Today we will do figures of speech. A figure of speech is a word or phrase using figurative language. A language that has other meaning than its normal definition. किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए किसी वर्ड्स और फ्रेज़ को कोई फिगरेटिव लैंग्वेज, कोई अलामती ज़बान उसको देने के लिए जो उसके असल मानी है उससे ज़्यादा हट के उसको बयान किया जाए. It provides emphasis, clarity और freshness to expression. It explains the expressions. जो चीज़ हमें बताई जा रही होती है उसको figurative language से highlight किया जाता है. There are many types of figures of speech. Some of them are personification, understatement, hyperbole, pun, simile, metaphor. Personification, as it shows, it is related to word person. It is a figurative language. एक अलामती ज़बान है. The language technique which where an object or idea is given the qualities or characteristics of human. किसी कैरेक्टर का, किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट और आइडिया को जब ह्यूमन से कैरेक्टरिस्टिक से, ह्यूमन की आदात से रिलेट किया जाता है, दैट इज़ अ पर्सोनिफिकेशन, गिविंग अ पर्सन ह्यूमन characteristics or traits. Personification, as it is used in the poem Daffodils, the candle flame danced. Now dance is related to a human act. It is a human action. Candle flame is not dancing, but the poet uses that figure of speech to give image, to give it the expression. The sunflowers nodded. नोडेड सर हिलाना, जब किसी चीज़ को हम हाँ कहते हैं तो नोडेड इज ऑल्सो ह्यूमन ट्रेट, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स. पर्सोनिफिकेशन is a figurative language technique when an object or idea is given characteristic qualities of human. Understatement. In understatement we uses less than what is intended. जो कहना चाह रहे होते हैं उससे कम करके उसको बयान किया जाता है. उसके एक्सट्रीमली अगेंस्ट देन अगर हम जाएं, हाइपरबोले इज यूजेस एक्सट्रीम एग्जेजरेशन. बात को बढ़ा चढ़ा कर, एग्जेजरेट करके बताया जाता है, और वो उसमें यूज़ किया जाता है जब कोई एक्सप्रेशंस जैसे रोमांस, इंस्पायरेशन, लाफ्टर, सैडनेस, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा होता है, तो फिर हाइपरबोले टेक्निक्स, ये सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं चीज़ों को पोइट्री में, लिटरेचर में. कोई चीज़ जो आपको इमोशंस को फर्दर हाईलाइट करने के लिए, अंडर एस्टिमेट करने के लिए, किसी को कैरेक्टरिस्टिक्स देने के लिए, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं. तो पर्सोनिफिकेशन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, अंडर एस्टिमेट में जो होता है उससे लेस कर लेते हैं, हाइपरबोले में एग्जेजरेट कर लेते हैं. और पन इज द मैनिपुलेशन ऑफ वर्ड्स दैट हैव मोर देन वन मीनिंग. इट ब्रिंग्स ह्यूमर इन एक्सप्रेशन. से जो कहा जाता है वो कहने वाले से उसके डबल मीनिंग्स आ रहे होते हैं कि आप उससे क्या समझते हैं, उसको किस तरह लेते हैं, उसमें ट्विस्ट आ जाते हैं. अगेन सिमिली भी हम दो अनलाइक चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं. अगेन मेटाफर में भी दो अनलाइक चीज़ों का कंपैरिजन होता है. हमारे इस पे इन 9th क्लास वी हैव टू डू 3 पार्ट्स ऑफ देम: सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन. तो जस्ट टू गिव यू इंफॉर्मेशन, आई टॉक अबाउट द 3 other figures of speech, but our main stress is on simile, metaphor, personification. Simile is a figure of speech in which like or as is used. Though we compare two opposite objects using like or as. He is as brave as a lion. He is like a lion. दो अनलाइक चीज़ें हैं. ह्यूमन बीइंग, लॉयन से कंपैरिजन किया जा रहा है, अनलाइक चीज़ों का कंपैरिजन है, और इसमें लाइक और एज के साथ. ही इज़ लाइक अ लॉयन, मीनिंग दोनों का एक है, एंड ही इज़ एज ब्रेव एज अ लॉयन. सिमिली, कंपैरिजन ऑफ टू ऑपोजिट थिंग्स
using like or as. Metaphor. Metaphor is again comparison of two opposite objects, but in the metaphor we omit the word like. He is like a lion. He is as brave as a lion. And if we are using the same sentence in metaphor, then he is a lion. कंपैरिजन ह्यूमन बीइंग और लाइन का तीनों सेंटेंसेस में किया गया, लेकिन सिमिली में लाइक और एज के साथ किया, और मेटाफर में उसी सेंटेंस को हमने बगैर उसके किया. ही इज एज ब्रेव, शी वॉज एज बिजी एज अ बी, शी इज लाइक अ बी and she is a bee. All these three sentences have the same meaning, but conveying style is different. When we are using like or as, then it is a simile, and when we are direct comparing two opposite objects, then it will be a metaphor. Next is personification, related to person. Then when we give an object or idea is given human qualities, human traits, then it will be a personification. The wind whispered the rumors of the forest. Now whispering is a human trait, human quality. Wind is not whispering, but the poet uses the word whispered here for the wind as a personification. The sorry Indian wheezed his death cough. Indian is not coughing. This characteristic is related to person, to humans, but the poet uses this technique to highlight the idea. So the main important figure of speech are simile, metaphor and personification. Then imagery. Imagery are the words which are used to create mental images. They are used to create mental images in the reader using the five senses: visual, auditory, smell, taste and touch. It is a technique to create mental images using all five senses. I hope it is clear to you. Now you have to follow the exercise on page 54. Do the exercise by yourself.